पे हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न है कि पोलियो उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल का नाम बताइए। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, पोलियो उन्मूलन पहल, पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम या पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। सही ऑप्शन है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, और ये जो है भारत सरकार ने 1995 शुरू किया गया था। और अभी हाल ही में इस समय के टाइम पे जो भारत है वो पोलियो मुक्त हो चुका है, जो कि WHO ने उसको मानक सर्टिफिकेट भी दे दिया है। मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो फाइनेंस यूजेज डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो मीडियम पहले नहीं होगा, माइक्रो है, फाइनेंस पहले नहीं है, तो ये तीसरा वाला भी गलत हो गया। अब बचा अर्बन और यूनिट, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। और इसमें 3 प्रकार के जो है वो लोन दिए जाते हैं, एक तो शिशु है और दूसरा किशोर है और तरुण है। इसके तहत सूक्ष्म लघु उद्योग को 10 लाख रुपया दिया जाता है, और ये भारत सरकार द्वारा जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो जिस किसी को अगर मान लीजिए अगर अपना व्यवसाय लगाना है तो उसको बहुत शानदार हेल्प जो है इस मुद्रा योजना के माध्यम से होती है। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक की परिभाषा क्या है? तो जो मुख्य श्रमिक होगा वो व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 150 दिन या 5 महीने काम करता है। मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 120 दिन या 4 महीने काम करता है। एक मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम समय तक काम करता है। तो जो मुख्य श्रमिक है वो कम से कम साल में 183 दिन या उससे अधिक या 6 महीने काम करता है, उसको हम मुख्य श्रमिक मानते हैं। उससे कम होता है तो वो मुख्य श्रमिक की श्रेणी में नहीं आता है। सही ऑप्शन होगा फर्स्ट। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उपयोगिता ग्रामीण मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उपयोगिता नवीकरण मिशन। तो जवाहरलाल नेहरू सब में कॉमन है, राष्ट्रीय सब में कॉमन है। अब बचा क्या? JNNURM का फुल फॉर्म, तो आप लोग ऐसे याद रखें कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन, फिर इसके बाद में क्या है? R का मतलब है रिन्यूएबल मिशन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2018, 2015, 2016 या 2022? सही ऑप्शन है 2016। 2016 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, M विश्वेश्वरैया या डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग? सही ऑप्शन है M विश्वेश्वरैया। थोड़ा सा हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो विधि मंत्री थे और उन्होंने संविधान को बनाया। उन्हें संविधान का जनक, संविधान के रचयिता, कई सारी उपाधियों से बताया जाता है। और इन्होंने जो आर्टिकल 32 था उसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। महात्मा गांधी जो थे इन्होंने अपना जो गांधीयन प्रिंसिपल है वो DPSP में दिया है। M विश्वेश्वरैया इन्होंने भारत के नियोजन में यानी कि प्लानिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति, लेकिन ये जो विश्व स्तर पर हरित क्रांति है उसके जनक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। SDI का अर्थ मानव विकास सूचकांक है, जो किस पर आधारित है? जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात, राष्ट्रीय या उपरोक्त सभी। तो SDI जो है वो 3 फैक्टर है उस पर काम करता है। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा, दूसरा नेशनल इनकम राष्ट्रीय, और तीसरा शिक्षा या शिक्षा से संबंधित। तो ये तीनों सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है? राजस्व व्यय मतलब जितना हमारा खर्चा है वो क्या हो जाए, जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा, तभी तो कहेंगे अधिकता को दर्शाता है। तो क्या होगा? क्या उसको हम राजस्व घाटा कहेंगे संतुलित बजट है, या राजस्व प्राप्तियाँ हैं, या अधिक है? तो सही ऑप्शन होगा राजस्व घाटा।
देखिए, राजस्व घाटा की स्थिति तब होती है जब हमारे पास 100 रुपया है, हमने 150 रुपया खर्च कर दिया, तो 50 रुपया हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। संतुलित बजट का मतलब क्या होता है, 100 रुपया था, 100 रुपया तक मैंने खर्च किया, तो ये बैलेंस बजट है, ठीक है, बराबर हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां कब होती हैं, जब भाई हम 100 रुपया हमारे पास था, हमको 120 रिटर्न मिल रहा है, तो राजस्व प्राप्तियां हैं। अधिक भी क्या होता है कि जब अधिकता हो जाती है, वैसे पहले समझ में आ रहा, अधिक कि 100 रुपया है, ज़्यादा हमारे पास आ जाए तो अधिक है, खर्चा कम हो। लेकिन जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 50/50, 75/25 या 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित, या इनमें से कोई नहीं। तो जननी सुरक्षा योजना जो है ये 100% केंद्र प्रायोजित है, और इसका एक सबसे मुख्य मोटिव ये था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको संस्थागत प्रसव को हम बढ़ावा दें। जैसे कई बार क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, या शहरों में भी ऐसा होता था कि लोग जल्दी डॉक्टर के पास जाना या वहाँ पे प्रसव कराना उसको सही नहीं समझते थे, सोचते थे अब डॉक्टर जा करके महिला को छुएंगे, या महिला डॉक्टर, या वहाँ पे ऐसी चीज़ें हों, तो वो थोड़ा उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि पर्दे की संस्कृति, इस वजह से ऐसी चीज़ें थी। तो अब धीरे धीरे लोग, आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे बाहर के क्षेत्रों में हो, हर एक जगह लगभग में ऐसा हो गया कि लोग अपना प्रसव कराने के लिए जो है वो सरकारी केंद्रों पे जाते हैं, जिससे कि माता के और जो शिशु हैं उन दोनों के मृत्यु दर में बहुत कमी आ गई है। क्योंकि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो तुरंत वहाँ पे उनको उपचार भी मिल जाता है, चाहे माता हो चाहे बच्चे हों। कई बार बच्चे प्री मेच्योर भी हो जाते तो उस समय मर जाते थे, क्योंकि भाई उनको वेंटिलेशन नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा, तो डेथ होनी ही होनी है, फिर उनको डॉक्टर के पास ले नहीं जा पाते थे। लेकिन अब जब से ये हो गया है कि संस्थागत प्रसव कराएं, भैया 1400 पाएँ, 1800 पाएँ, अब बढ़ गया है। तो इससे क्या हुआ कि एक तो कुछ लोगों को मान लीजिए पैसे का ही लालच है या कुछ भी है, लेकिन हम उनको एक्चुअल में बचा सके, क्योंकि वो नाश्ता और खाना और उनके पोषण के लिए मिलता है, ना कि इसलिए कि हाँ बच्चे पैदा करो पैसा पाओ। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस बच्चे और माता के पोषण के लिए वो पैसा मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो सही ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य था जो जिसने मध्याह्न भोजन की शुरुआत 1956 में की थी। उस समय के कामराज वहाँ के सीएम थे, और इसका उद्देश्य था कि स्कूल छोड़ने की दर को हम कम कर ले जाएं और फ्री में भोजन दें, जिससे विद्यालय में बच्चों का नामांकन शुरू हुआ। और 15 अगस्त 1995 को इसको एक राष्ट्रीय योजना के रूप में लिया गया, कि जिससे प्राथमिक शिक्षा योजना और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की सहायता से हम बच्चों का बहुत अच्छे से उनका पोषण और भोजन पोषण और उसके अलावा स्कूली नामांकन को भी बढ़ावा दे सकें। आज के लिए बस इतना ही।